हाँ देखिए, अगला चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिसका पहला टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास हमेशा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का देखा जाएगा, यानी सिस्टम के अंदर कम से कम कितने पार्टिकल्स होने चाहिए? 2 होने चाहिए। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का मतलब हुआ एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम उस पूरे सिस्टम का मास कॉन्सेंट्रेटेड मान सके कि इसका पूरा का पूरा मास इसी पॉइंट पर है और इससे उसके पोटेंशियल एनर्जी पर कोई असर ना पड़े, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर कोई असर ना पड़े। आपको याद आ रहा होगा पहली बार जो हमने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट देखा था वो कहाँ देखा था? एक रॉड का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए था। तो एक तरीका तो ये था कि हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और फिर इस हिस्से का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हम उसको इंटीग्रेट कर दें। और उसी का एक आसान तरीका मैंने क्या बताया था कि इसके पूरे मास को कहाँ मान लेना? सेंटर में मान लेना ना। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है, इट इज एन क्या? इमेजिनरी पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द सिस्टम कैन बी assumed to be concentrated. ठीक है, such that the gravitational potential energy of the system doesn't, हम एक ऐसी जगह उसका सारा मास मान लें कि उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर कोई असर ना पड़े, उसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जनरली जो सिमेट्रिकल चीजें होती हैं, जैसे एक सिमेट्रिकल रॉड है, चाहे डिस्क है, चाहे रिंग है, चाहे स्फीयर है ना, उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही होता है। बोलो ना। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी पे ही लाई करे। वो बॉडी पे लाई कर भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि वो बॉडी के बाहर भी हो ना। जैसे अगर मान लो कि मैं इस पेन की बात करूं तो इस पेन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा अगर ये जानना है, चाहे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं, ठीक है, ये लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास अगर हमको पता करना है कि कहाँ है तो ये पता करने का तरीका बहुत आसान होता है। आप इसको एक पॉइंट पर बैलेंस करने की कोशिश करिए, ये जिस पॉइंट पे बैलेंस हो जाएगा मान लेंगे इसका सारा मास उसी पॉइंट पे है। तो आपको क्या लग रहा है, ये यहाँ बैलेंस होगा क्या? कहीं यहाँ होगा क्या? देखो छोड़ा जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो किधर किधर करना पड़ेगा? आप लोग इशारा कर इधर और करना पड़ेगा। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि इसको लगभग हमको कहाँ रखना पड़ेगा? ऐसा कहीं बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो एक पॉइंट पे मैंने इसको बैलेंस कर दिया है, ठीक है, हो जाएगा। वो तो मेरी उंगली जो है ना, एक पॉइंट पर लगभग मैंने इसको बैलेंस कर दिया है, वो हाथ के हिलने की वजह से ये हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? यहां पर है। ठीक है, अब देखो सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है कि एकदम बीच में ही होगा। अब जैसे मान लो कि ये बेसबॉल का बैट है इसीलिए मैं लेकर, ठीक है, हमको पता करना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो तुमको क्या लग रहा है एकदम बीच में होगा क्या? तो सबसे पहले देखते हैं कि एकदम बीच वाला पॉइंट है कौन सा। तो ये लगभग मान के चलो ये एक हाथ हो गया और ये अच्छा इतना सा हो गया, इतना पीछे कर लीजिए। द सेंटर ऑफ सेंटर जो है ना, सेंटर मतलब इस पूरे रॉड का जो सेंटर है वो कहाँ आ रहा है? कहीं यहाँ पर आ रहा है। क्या लग रहा है यहाँ पर मैं ऐसे रखूंगा तो ये बैलेंस हो जाएगा? ऐसा बैलेंस हो जाएगा, एकदम बीचों बीच मैंने रखा है। आप यकीन मानिए जितना इधर है उतना ही यहाँ से इधर भी है। क्या बैलेंस हो जाएगा? नहीं बैलेंस होगा। देखिए इधर की तरफ ये जा रहा है, तो बताओ कहाँ रखना पड़ेगा? इधर की तरफ थोड़ा खिसकाना पड़ेगा। अभी भी देखो उधर जा रहा है और थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसका सबसे अच्छा तरीका ना कि ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ऐसे करके और उसके बाद अपने हाथ को करीब लेके आइए। वो देखिए वो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका दोनों हाथ जो है ना वो अपने आप कहाँ पहुंच जाएगा? जहां इसका सेंटर ऑफ मास होगा। समझ रहे हो? यही है सेंटर ऑफ मास। वो अगर ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए, आप यही सेंटर ऑफ मास है। यहाँ पर देखिए मैं एक उंगली से चाहूँ तो इसको यहाँ पे बैलेंस कर सकता हूँ, थोड़ा सा और इधर की तरफ है बैलेंस किया जा सकता है। समझ रहे हो? हाँ, तो बताओ क्या ये एग्जैक्ट सेंटर है क्या इसका? आप अगर नाप के देखिएगा तो देखिए यहां से देखिए और यहां से देखिए, इधर से अगर आप नाप के देखिएगा तो ये थोड़ा सा कम ही पड़ जा रहा है। अरे मेरा हाथ छोटा ही पड़ जा रहा है, और जबकि इधर देखोगे तो मेरा हाथ इधर थोड़ा सा
निकल गया। तो इतना तो प्रूफ हो रहा है ना कि एकदम सेंटर पर भी जरूरी नहीं है कि होगा। और एक और बात प्रूफ हो गया, सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट करता है जिधर मास थोड़ा ज्यादा है। आप समझ रहे हैं कि ये पतला है तो इधर का मास कम है, ये थोड़ा मोटा है तो इधर का मास ज्यादा है। तो जिधर मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उधर थोड़ा ज्यादा शिफ्ट करता है। ठीक है, चलिए ये चीज हो गई। अब सुनिए, ये जो वो बेसबॉल का बैट था, चाहे मान लो कि ये पेन ही है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इसकी बॉडी पे ही कहीं है। अरे बोलो ना। लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी पे ही हो। जैसे अगर इस रिंग की बात की जाए, रिंग को और मुझको ऐसा हॉरिजॉन्टली बैलेंस करना है, तो क्या लग रहा है यहाँ पर वो बैलेंस हो जाएगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। रिंग की बॉडी तो यही ना है, लेकिन हम कुछ भी कर ले यहाँ पर ये बैलेंस। आप बताइए कि बैलेंस करने के लिए हमको कहाँ उंगली रखना पड़ेगा? तो एकदम बीच में। अब बीच में कुछ है क्या? बीच में कुछ नहीं है। तो एक उपाय ये किया जा सकता है कि हम लोग इसके ऊपर एक कागज वगैरह चिपका दें, और कागज जिसका मास एकदम नेग्लेजिबल हो, ताकि इसके सिस्टम पे उसके मास का कोई असर। तो नेग्लेजिबल मास का आप एक कागज चिपका के और उसके बाद बीच में यहाँ उंगली रखिएगा तो बैलेंस हो जाएगा कि नहीं ये रिंग? इसका मतलब हुआ कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है और यहाँ पर रिंग की बॉडी नहीं है। रिंग की बॉडी तो बस इतने दूर में ना है, रिंग का जो मटेरियल है बस यही ना है। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी पे भी लाई कर सकता है, बोलिए, और बॉडी के बाहर भी लाई करता है। ये बॉडी का बाहर वाला ही हिस्सा है। अरे अंदर है क्या? बॉडी तो इतना ही दूर ना है। ये चीज हो गया, चाहे ये चीज हो गया, ये बाहर वाला हिस्सा है। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि सेंटर ऑफ मास मे और मे नॉट लाई ऑन दी बॉडी। ठीक है, चलिए बात करेंगे। अगर हमारे पास n डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, डिस्क्रीट का मतलब हुआ अलग अलग, सब आपस में चिपके हुए नहीं है। और कितने पार्टिकल्स है बताइए? n पार्टिकल्स हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अरे बोलिए। जैसे हम ही लोग हैं तो हम लोग सब लोग डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं कि नहीं? हम लोग सब अलग अलग पार्टिकल्स हैं। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, और ये क्या है? z एक्सिस है। और इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा, इन दोनों के बीच का एंगल भी, और इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारे पार्टिकल्स हैं, और टोटल कितने पार्टिकल्स हैं? n पार्टिकल्स हैं। तो मान लीजिए एक पार्टिकल ये है जिसका मास है m1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। ठीक है। एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2 और कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। अरे बोलो ना। जैसे मान लो कि हम उस कॉर्नर को ओरिजिन मान लें, तो ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। तो अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 3, 2, का क्या मतलब हुआ? x में चलना है 4, y में चलना है 3 और z में चलना है 2, ऐसा चलना है। तो डिफरेंट पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट भी तो अलग अलग होंगे। तो पहले पार्टिकल का कोऑर्डिनेट ये था, दूसरे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट ये था। एक तीसरा पार्टिकल लेते हैं जिसका मास हम m3 ले लेते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x3, y3, z3। अब ऐसे ही करते करते हम सबसे आखिरी पार्टिकल लेते हैं जिसके मास को हम लोग mn कह देते हैं। और ये n कुछ भी हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है। तो क्या सारा 50 और 100 में यहाँ ड्रॉ थोड़े करूंगा? तो 1 2 3 ड्रॉ करके उसके बाद सीधे मैंने क्या लिख दिया? ये nth पार्टिकल लिख दिया। ऐसे ऐसे आप यकीन मानिए और भी ढेर सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं xn, yn, zn। तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं होगा ना। तो मान लीजिए ये रहा सेंटर ऑफ मास और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं xcm, ycm, zcm। क्लियर है? चलिए अब हम पहले पार्टिकल का पोजीशन ड्रॉ करेंगे। तो पोजीशन ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना होता है? ओरिजिन को उससे मिलाना होता है और इसको हम लोग डिनोट करेंगे r1 से। ये हो गया पोजीशन ऑफ मास m1। ठीक है। इसके पोजीशन को अगर आप ड्रॉ करिएगा तो आप इसको उससे मिला दीजिएगा, ये हो जाएगा r2। इसका पोजीशन अगर आप दिखाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा r3। इसका पोजीशन दिखाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा rn हो जाएगा। और सेंटर ऑफ मास का अगर आप पोजीशन दिखाना चाहते हैं तो हम उसको लिख देंगे rcm। ये हो गया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपको पता है ना पोजीशन वेक्टर को हम लोग r से डिनोट करते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। RCM का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। चलिए वो होता है M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस करते करते कहां तक जाएंगे? MN
Rn तक चले जाएंगे। अगर मान लीजिए 50 पार्टिकल्स हैं तो हम लिखेंगे m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस करते करते m50 r50 तक चले जाएंगे, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस करते करते कहां तक चले जाएंगे, mn तक चले जाएंगे। ये जो नीचे वाली चीज लिखी गई है, ध्यान से देखा जाए तो ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम है। अरे जब तुम m1 m2 m3 mn सबको जोड़ दोगे तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम तुमको नहीं मिलेगा क्या? और टोटल मास ऑफ द सिस्टम को अगर हम लोग कैपिटल M से दिखा दें, बोलिए ना, तो हम चाहें तो इसकी जगह पे कैपिटल M भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस बोलिए बोलिए MN RN और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कैपिटल M। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बात बताइए, R1 क्या है? R1 अगर मैं पूछूं कि R1 क्या है तो जाहिर सी बात है इसका पोजीशन वेक्टर है। तो इसको अगर x1 y1 और z1 के टर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? x1 नहीं, R1 एक वेक्टर क्वांटिटी ना है, तो वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में ना रिप्रेजेंट करोगे क्या? तुम लोग रूट बता रहे हो, मैं तुमसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं। x1 i कैप, क्या बात करते हो यार, नहीं पढ़ा है क्या हम लोगों ने? एक ऐसा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z हो, उसका पोजीशन वेक्टर होता है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z के कैप। तो जल्दी बताओ, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 क्या k कैप। बताओ R2 क्या होगा? x2 i कैप, अरे होगा ना, ठीक है, प्लस y2 j कैप प्लस z2, और करते करते अगर हम लोग Rn लिखना चाहें तो बताइए वो कितना होगा? तो xn i कैप, Rn लिखना चाहोगे तो वो क्या होगा? xn i कैप प्लस yn j कैप प्लस zn k कैप, ऐसा हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, हम इस R1 R2 और Rn की जगह पे ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो बताइए उस केस में RCM कितना होगा? सबसे पहले M1 और M1 R1 की जगह पे क्या लिखेंगे? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो हमने लिखा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस M2 R2 की जगह पे क्या लिखोगे? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 क्या प्लस M3 R3 लिखना है। छोड़ो ना, अब M3 क्या लिखोगे तुम? डायरेक्ट कौन सा लिखो? MN वाला लिखो डायरेक्ट, तो डॉट डॉट कर दो और डायरेक्ट लिखो MN। अब तुम बताओ Rn की जगह पे क्या लिखा जाए? xn i कैप प्लस yn j कैप प्लस zn k कैप। तो xn i कैप प्लस yn j कैप प्लस क्या zn k कैप एंड डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम लिखिए। अच्छा है, आपको मन करे तो m1 प्लस m2 प्लस करते करते ऐसा mn लिख दीजिए। अब सुनिए, RCM लिखने जा रहा हूं मैं, जितना i कैप है सबको एक साथ रखिए। तो बताइए m1 जब अंदर जाएगा तो बनेगा m1 x1 i कैप, m2 जब अंदर जाएगा तो बनेगा m2 x2। हालांकि m2 अंदर जाके तीनों से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अभी हमारा फोकस किस पर है? i कैप वाले पे। तो m2 x2 i कैप, ये mn जब अंदर जाएगा तो mn xn i कैप। इसमें से हम i कैप को अगर कॉमन ले लें तो बताइए यहां पर हमको क्या मिलेगा? m1 x1 मिलेगा। चलो उसको लिखता हूं मैं, m1 x1। यहां पर क्या मिलेगा? m2 x2 मिलेगा। और बाबू डॉट डॉट करते करते यहां पर हमको क्या मिलेगा? तो क्या हमको mn xn मिलेगा, और हमने कॉमन किसको ले लिया था? i कैप को ले लिया था। अरे बोलिए, तो इसका मतलब हुआ कि इस टर्म और इस टर्म का काम हो चुका है। अब m1 को अंदर भेजोगे तो बताओ ये वाला टर्म कौन सा होगा? m1 y1 j कैप, m2 y2 j कैप, mn yn j कैप। ठीक है, तो इसमें से अगर हम j कैप को कॉमन ले लें तो बताइए यहां पे हमको मिलेगा m1 y1, क्योंकि j कैप को कॉमन ले रहे हैं हम लोग, तो मिलेगा m1 y1 प्लस यहां पर बताइए m2 y2, बढ़िया है, m2 y2 प्लस उसके बाद डॉट डॉट ना है, यहां पर हमको मिलेगा mn yn, और हमने कॉमन किसको लिया था? j कैप को कॉमन लिया था। ठीक है, अब इसका और इसका काम हो चुका है। अब बचा आखिरी यही वाला ना, तो m1 z1 k कैप,
M2Z2 K कैप, MN ZN K कैप। अब इसमें K कैप कॉमन ले लिया जाए तो बताइए क्या मिलेगा? तो M1 Z1 प्लस M2 Z2, अब प्लस डॉट डॉट करेंगे और डॉट डॉट करके हम आखिरी में क्या लिखेंगे? MN ZN, और होगा हमारा K कैप ना। चलिए डिवाइडेड बाई में हमको लिखना है M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस MN। हम ये बात जानते हैं कि कहीं A प्लस B प्लस C लिखा रहे, डिवाइडेड बाई क्या रहे, तो हम इस D को तीनों टर्म को अलग अलग दे सकते हैं। मतलब हम इसको A बाई डी प्लस B बाई डी प्लस C बाई डी ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये काम करिए, आप इसको इन तीनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड करके दे दीजिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ध्यान से देखिए, तो ये बन जाएगा RCM इज इक्वल्स टू M1x1 प्लस M2x2 प्लस, बोलिए, MNxN, और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस, और ऐसा MN होगा, और यहां पर क्या आएगा? I कैप आएगा। चलिए, नहीं एक टर्म मैंने गायब कर दिया ना। अरे हमको तो यही पे ना देना है, M1 प्लस M2 प्लस, ये MN हो जाएगा। हाँ, इसके नीचे अगर आप रखते हैं तो ये M1 प्लस M2 प्लस करते करते क्या होगा, और इसके नीचे रखते हैं तो ये M1 प्लस M2 प्लस करते करते ये कितना हो जाएगा? MN हो जाएगा। अब सुनो, अब आखिरी लाइन देखो, ये जो तुम्हारा RCM था, क्या था? इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप। तो हम लोग जानते हैं कि सिंस RCM इज इक्वल टू होगा XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM क्या? K कैप। अब तुम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, तो ये भी है RCM इज इक्वल टू, ये भी है RCM इज इक्वल टू, लेकिन देखो यहां पर I कैप है, यहां पर भी I कैप है, लेकिन यहां पर XCM है और यहां पर इतना लंबा चौड़ा टर्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि XCM इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? M1x1 प्लस M2x2 प्लस करते करते हम लोग MNxN तक पहुंचेंगे, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस, और ये कितना हो जाएगा? MN हो जाएगा। चलिए, उसके बाद यहां भी प्लस है तो यहां भी प्लस है, J कैप है तो इसमें भी J कैप है, लेकिन यहां पर YCM है, यहां पर क्या है? और उसकी जगह पे ये पूरा लंबा चौड़ा टर्म है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि YCM इज इक्वल टू कितना होगा? चलो इधर जगह इधर ही हटाते हैं। YCM इज इक्वल टू कितना होगा? तो M1 Y1 प्लस M2 Y2, और कहां तक? MN YN, और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस करते करते ही हम MN तक पहुंचेंगे। और सबसे आखिरी में देखिए, यहां प्लस है, यहां भी प्लस है, K कैप है, यहां पर भी K कैप है, लेकिन इसमें है ZCM, और यहां पर है M1 Z1 प्लस M2 Z2। इसका मतलब हुआ कि ZCM बराबर होगा M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस, और कहां तक जाएंगे? MN ZN, और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस, और या MN तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन वगैरह जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, और रिजल्ट बहुत आसान है। अगर आपको RCM चाहिए, क्या चाहिए, तो आप क्या लिखिएगा? चलिए सब लोग शुरू हो जाइए। RCM चाहिए M1, रे तुमको RCM चाहिए तो क्या लिखोगे? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस MN RN डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M। तुमको XCM चाहिए तो M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस, नहीं समझ में आ रहा है? अगर तुमको XCM चाहिए तो XCM चाहिए तो क्या लिखोगे? M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 ऐसा लिखोगे, और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। YCM चाहिए तो क्या लिखोगे? M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस। ZCM चाहिए तो क्या लिखोगे? M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस करते करते और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M। इवन हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि अगर हमको VCM चाहिए ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वो क्या होगा?
m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर हमको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए तो m1 a1 प्लस m, समझ रहे हो? तो ऐसे ठीक है, चलो हम लोग कल मिलते हैं।